आज की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं 11th बायो आशा महेश्वरी आज आपको कोशिका विभाजन का नेक्स्ट जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके बारे में बताऊंगी। आज पिछले वीडियो में अपन ने समसूत्री विभाजन को देखा था और उसमें मैंने बताया था आपको कि मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में विभाजन के समय गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अब नेक्स्ट आता है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है विभाजन के समय मातृ कोशिका से पितृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन जो कि ज़्यादातर जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि अपन ने देखा था समसूत्री विभाजन ज़्यादातर कायी कोशिकाओं वृद्धि कोशिकाओं के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन है यह एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। इस विभाजन को दो भागों में अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन में बांटा गया है। अर्धसूत्री प्रथम इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में आधी रह जाती है, और जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है उसमें जिस प्रकार से समसूत्री विभाजन में विभाजन होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज विभाजन होता है, अर्धसूत्रों की संख्या जो है समान रहती है, वही स्थिति इसके अंदर रहती है। तो अर्धसूत्री विभाजन बाद की बात है, पहले अपन देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में भी पहले जो विभाजन है वह कोशिका के केंद्रक में होता है पहले विभाजन, देन विभाजन कोशिका द्रव्य में होता है, यानी दो चरणों में यह विभाजन पूरा होता है, केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो पहले अपन आएंगे केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन में वही पहले जो है जो कोशिका है उसकी विभाजन के लिए जो कोशिका तैयार होती है वह उसकी अंतरावस्था इंटरफेज होती है, और उस इंटरफेज में हमने देखा था पहले कि कोशिका को विभाजन के लिए जो है अंतर्निहित पदार्थों की मात्रा तैयार करनी पड़ती है जिससे विभाजन जो है वो हो सके और कोशिका का आकार और आयतन में वृद्धि हो जाती है। कोशिका के आकार और आयतन में वृद्धि पर जो है विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, और यह विभाजन केंद्रक से शुरू होता है। केंद्रक में जो है प्रोटीन संश्लेषण करने वाले आरएनए और राइबोसोम्स वगैरह जो है वो निर्माण होते हैं। देन डीएनए निर्माण होता है, प्रतिकृतिकरण द्वारा जो है डीएनए जो है कुंडली अवस्था में हो जाता है, और इंटरफेज में जो है केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और गुणसूत्र जो है गुणसूत्र एक जाल के रूप में दिखाई देते हैं, वो इंटरफेज अवस्था होती है। जैसे ही प्रोफेज अवस्था आती है केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होने लगती है। तो यहाँ पर प्रोफेज की थोड़ी लंबी अवस्था होती है, इसमें कुछ घटनाएं जो है वो अलग अलग चरण में होती हैं, इसलिए इसको 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली उप अवस्था इसकी लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैकाइटीन और चौथी डिप्लोटीन और पांचवी डायकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाओं के अंदर
प्रोफेज की अवस्था जो है पूरी होती है। यानी कि प्रोफेज अवस्था अर्धसूत्रीय विभाजन की महत्वपूर्ण और जटिल लंबी प्रक्रिया है। अतः इसको हम एक एक चरण के अंदर, एक एक उप अवस्था के अंदर देखेंगे। पहली अवस्था आती है लेप्टोटिन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरफेज के अंदर जो है इस तरह की इंटरफेज की अवस्था होती है, जिसमें केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली और क्रोमेटिन जाल, जो आनुवंशिक पदार्थ है वह क्रोमेटिन जाल के रूप में दिखाई देता है। यह है इंटरफेज अवस्था। अंतरावस्था, अंतरावस्था से जो है प्रोफेज प्रथम में आते ही लेप्टोटिन अवस्था जब आती है तो उसमें जो है केंद्रक का आकार और आयतन बढ़ने लगता है, क्योंकि इंटरफेज में जो है डीएनए आरएनए इनका संश्लेषण किया जाता है, जिससे केंद्रक का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, विभाजन की अवस्था उसमें आ जाती है। दूसरी अवस्था है, दूसरा गुण है इसमें, गुणसूत्र पतले लंबे दाने की समान संरचना दिखाई देने लगती है। गुणसूत्र लंबा हो जाता है, पतला, यहाँ तो क्या है जाल बना रहा है। अभी यहाँ जाल से जो है क्रोमेटिन जाल से गुणसूत्र बनने लगते हैं और गुणसूत्र जो है लंबे और पतले हो जाते हैं तथा इसमें दाने जैसी संरचना क्रोमोमियर्स, ये क्या है दाने जैसी संरचना क्रोमोमियर्स, दिखाई देने लगते हैं। यह है गुणसूत्र, ये केंद्रिका, ये केंद्रिका आप देख रहे हैं डॉट डॉट में बनाई है, इसका मतलब लुप्त होने वाली स्थिति है। प्रोफेज के अंदर हमने जो समसूत्र विभाजन देखा था उसमें प्रोफेज अवस्था के स्टार्टिंग में जो है लुप्त होती है अवस्था होती है और प्रोफेज लास्ट में जो है वह केंद्रिका लुप्त हो जाती है, जैसा कि अपन यहाँ डाइकाइनेसिस में देखेंगे। तो यहाँ पर लुप्त होती केंद्रिका गुणसूत्र, ये यहाँ पर कोशिका द्रव्य, इसमें केंद्रक द्रव्य, ये केंद्रक झिल्ली, और ये है एक कोशिका। ये किसमें है? ये सारी संरचना किसके अंदर है? कोशिका के अंदर है। कोशिका में कोशिका द्रव्य है और कोशिका द्रव्य में केंद्रक जो है वो दिखाई दे रहा है। केंद्रक झिल्ली यहाँ पर पूरी स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन केंद्रिका लुप्त होती हुई अवस्था में दिखाई दे रही है। यहाँ पर गुणसूत्र जो है बन जाते हैं और लंबे तथा पतले हो जाते हैं, क्रोमोमियर्स बनने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट संरचना आती है, ये तो हो गए लेप्टोटीन, और दूसरी आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में जो है गुणसूत्र समजात गुणसूत्र युग्म बनाने लगते हैं। यहाँ पर ये समजात गुणसूत्र युग्म बना करके सेंट्रोसोम गुणसूत्र बिंदु जो है वो बना लेते हैं और दोनों तरफ ये गुणसूत्र बिंदु और दोनों तरफ ये क्या है? क्रोमेटिन। सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु, यानी क्रोमोसोम जो है वो गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट बन जाते हैं। यहाँ पर पतले और लंबे हैं, यहाँ पर थोड़े मोटे और संघनित होकर के मोटे व छोटे हो जाते हैं तथा केंद्रक झिल्ली जो है वो केंद्रिका जो है वो लुप्त होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर गुणसूत्र समजात गुणसूत्र जो है वो जोड़े बनाने लगते हैं। जोड़े बनाने लगते हैं जिसको क्या कहते हैं? युगली या बाइवेलेंट, युगली या बाइवेलेंट कहा जाता है। तो ये यहाँ पर समजात गुणसूत्र युग्म बनाने लगते हैं और युग्म बनाने की जो प्रक्रिया है वो सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन कहलाती है।
जो बाइवेलेंट बनाने की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया सिनेप्सिस या युग्म सूत्र युग्मन कहलाती है। गुणसूत्र के युग्म के मध्य सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जो गुणसूत्र बन रहा है, समजात गुणसूत्र जो बन रहा है, उन समजात गुणसूत्रों के मध्य जो है, इन युग्मों के मध्य जो है सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जिससे यहाँ पर खंडों का विनिमय आगे जाकर अगले भाग में या अगली दशा में जो है वो उनमें खंडों के जो है पुनर्योजन इसके अंदर होगा। अब यहाँ पर जो सिनेप्सिस क्रिया होती है, युगली क्रिया होती है या सूत्र युग्मन होता है, उसमें एक गुणसूत्र मात्रजनक कोशिका का और दूसरा पितृजनक गुणसूत्र होते हैं। एक मात्रजनक और दूसरा पितृजनक गुणसूत्र होते हैं। तो किसमें होते हैं? जो सिनेप्सिस क्रिया के द्वारा युगली बनते हैं, बाइवेलेंट बनते हैं, और इन बाइवेलेंट के अंदर एक मात्र जनक का और दूसरा पितृजनक का मिल करके ये युगली बनाते हैं। युगली या बाइवेलेंट जो है क्रोमोसोम बनाते हैं। अब नेक्स्ट आती है तीसरी उप अवस्था पैकाइटिन। पैकाइटिन इस अवस्था के अंदर जो है जीन विनिमय और समजात क्रोमैटिड में पुनर्योजन होता है। इसमें कुछ अवस्थाएं और होती है, इसको अपन देखते हैं। मैं ये मिटा देती हूँ। यहाँ पर युगली या बाइवेलेंट जो है अत्यधिक संघनित हो जाते हैं। इसमें जो अवस्थाएं हैं, पहली है युगली अत्यधिक संघनित व मोटे। दूसरा है यहाँ पर जो समजात गुणसूत्र जो है यहाँ हम देख रहे हैं पैकाइटिन अवस्था के अंदर ये समजात गुणसूत्र जो है यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ये पूरी डिप्लोटिन अवस्था के अंदर अब क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये जो स्थान बनता है क्रॉस के आकार का, जिसे काइज़मेटा कहते हैं। और ये काइज़मेटा कब बनता है? जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। गुणसूत्रों के मध्य जीन्स का क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्रॉस के आकार का जो गुणसूत्र में क्रॉस के आकार बनता है वह काइज़मेटा कहलाता है। तो यहाँ पर युगली अत्यधिक संघनित और मोटे हो जाते हैं तथा चतुष्क में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि ये चार में विभक्त हो जाते हैं। जब इनमें ये चार में ये और ये चार में विभक्त हो जाते हैं। देन दूसरा है इसमें कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है उनके मध्य भी जीन विनिमय होता है। समजात गुणसूत्रों के अभिगिनी गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर और
यह कार्य जो है पुनर्योजन जटिल एंजाइम के द्वारा, कौन सा कार्य? क्रॉसिंग ओवर का कार्य, क्रॉसिंग ओवर का कार्य पुनर्योजन जटिल एंजाइम द्वारा होता है। यहाँ अपन ने देखा था कि यहाँ पर जो है एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पुनर्योजन एंजाइम होते हैं वो एंजाइम के द्वारा क्रॉसिंग ओवर होता है। देन नेक्स्ट अवस्था है तीसरी, चौथी, इसमें डिप्लोटिन। जैसा कि आप देख रहे हैं डिप्लोटिन में समजात गुणसूत्रों के मध्य क्रॉसिंग ओवर होने पर, ये यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मिल रहे हैं और यहाँ मिल करके ये गुणसूत्र वापस अलग हो गए हैं। गुणसूत्र के क्रोमेटिड जो हैं वापस से अलग हो गए हैं और जिस स्थान पर ये मिल रहे हैं इस स्थान को काइस्मेटा कहते हैं। क्रॉस के आकार का जो क्रॉस आकार बनता है वह काइस्मेटा कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, समजात गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर के बाद अलग होने लगते हैं। और दूसरी अवस्था क्या है, यहाँ पर क्रॉस आकार काइस्मेटा का निर्माण। ये काइस्मेटा का निर्माण है, क्रॉस आकार काइस्मेटा का निर्माण होता है और इसमें जो पृथक्करण होता है, जो ये पृथक्करण का है, ये यहाँ पर बताया टर्मिनलाइजेशन। तो ये टर्मिनलाइजेशन यहाँ पर ये जो है दोनों अलग अलग होने लगते हैं और टर्मिनलाइजेशन का निर्माण, ये टर्मिनलाइजेशन होता है। और तीसरा है इसमें टर्मिनलाइजेशन। अब यहाँ पर काइस्मेटा का जो निर्माण होता है, यहाँ गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करता है कि काइस्मेटा 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं। कि जहाँ पर जितने गुणसूत्र लंबे होंगे उतने ही काइस्मेटा भी ज़्यादा होंगे। तो काइस्मेटा का निर्माण काइस्मेटा की संख्या गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करती है। तो ये हुई चौथी अवस्था। अब लास्ट आती है अपने 5वीं अवस्था, डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में जो है प्रोफेज की लास्ट अवस्था है और प्रोफेज के अंदर जो लास्ट अवस्था होती है उस अवस्था के अनुसार यहाँ डाइकाइनेसिस। इसमें केंद्रक झिल्ली पहला है, केंद्रिका पूर्णलुप्त, दूसरा है
लुप्त होने लगती हैं। तीसरा है गुणसूत्र अत्यधिक संघनित और मोटे होने लगते हैं। गुणसूत्र मोटे व अत्यधिक संघनित तथा मध्य की ओर जाने लगते हैं। और चौथा है तर्कतंतु उपकरण का निर्माण। तर्कतंतु उपकरण का निर्माण होने लगता है। तो यह अवस्था जो है पूरी किसकी होती है? केवल प्रोफेज की यह अवस्था पूरी होती है। पहली अवस्था में क्रोमोसोम आनुवंशिक पदार्थ जो है क्रोमोसोम में परिवर्तित होकर के लंबे व पतले हो जाते हैं और केंद्रिका लुप्त होने जैसी दिखाई देने लगती है। ज़ायगोटीन में समजात गुणसूत्र पास आकर के जोड़े बनाने लगते हैं और ये जोड़े बाइवेलेंट कहलाते हैं और इन बाइवेलेंट के बीच में सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तथा क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया या जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। जीन विनिमय के दौरान यहाँ पर केंद्रिका भी लुप्त होने लगती हैं। फिर डिप्लोटीन में जो समजात गुणसूत्र है उन समजात गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर के दौरान गुणसूत्र जो है वो विपरीत जाने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और जहाँ पर गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर करते हैं और दोनों जहाँ जुड़ जाते हैं ऐसे स्थान को काइज़मेटा कहते हैं और काइज़मेटा के दौरान जब अलग जाने लगते हैं तो टर्मिनलाइजेशन की क्रिया होती है। देन चौथी आती है डिप्लोटीन जिसमें काइज़मेटा का निर्माण होता है और इसमें लास्ट अवस्था आती है डाइकाइनेसिस जिसमें काइज़मेटा का निर्माण तो हो चुका होता है और यहाँ पर गुणसूत्र अत्यधिक मोटे और संघनित हो जाते हैं तथा यहाँ केंद्रिका लुप्त हो जाती है। तर्कतंतु उपकरण बनने लगते हैं। ये देखिए तो यहाँ तर्कतंतु उपकरण बनने लगते हैं और केंद्रक झिल्ली भी लुप्त होने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट अवस्था आती है अपनी सेकंड मेटाफेज। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको बताती हूँ। धन्यवाद।